हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रदीप, गुड इवनिंग आस्था। अच्छा, सबसे पहले मैं जो आपने सर से क्लास के लास्ट में क्वेश्चन किया उसका आंसर कर देता हूँ। आप लोगों को ना आप आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एप्लीकेशन के लिंक मिले होंगे। एंड्रॉयड का भी मिला होगा आपको और साथ ही साथ iOS के लिए भी। वो एप्लीकेशन आई होप आपने इंस्टॉल कर ली है। अपने कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी से उसको लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको एक बैच कोड मिला होगा। देखो, जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन होती है ना, एप्लीकेशन ओपन होगी तो आप नीचे देखो कि नीचे लिखा आएगा बैचेस। आप बैचेस पे क्लिक करिए। जैसे ही बैचेस पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में एक प्लस का साइन होगा ब्लू कलर का। ठीक है, आप जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आपसे बैच कोड पूछता है। जो भी बैच कोड आपको बताया गया उसको फिल कीजिए। उस पर सक्सेस लिखा आएगा। देर आफ्टर आपने अपने बैच में हमेशा जाना है। उस बैच में आपका यहाँ बैच बना आ जाएगा, बैच 70 लाइव क्लासेस का। उसी बैच के अंदर आपने क्लिक करना है। जब वहीं पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऊपर ऑप्शंस होंगी, वहीं पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे इसकी, वहीं पे आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इसको करके देख लीजिएगा एक बार। हाँ, गुड आर्यन। तो ये कर लेना। बैचेस में जाके प्लस के साइन पे बैच कोड फिल कर दोगे जो भी आपको मिला है, और उस पर आपका एक बैच क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उस बैच के अंदर ही आपके बैच की सारी चीजें होंगी। बैच कोड क्या है प्रदीप, मैं सेंड करवा दूंगा। वैसे तो वो चाणक्य 70 होगा, फिर भी आई थिंक मिल गया होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, यस आर्यन, चाणक्य 70। ठीक है, ये बैच कोड आपको फिल करना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? एक तो इससे क्या होगा, आप टच में आ जाते हैं उन चीजों के जो आपने ग्रामर आज से 2 3 या 5 साल पहले पढ़ी है। तो आपको जितने भी इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसकी एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। साथ ही साथ उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इंपॉर्टेंट जो भी वोकेबलरी है वो आज डिस्कस करेंगे हम लोग। इसका रीजन ये भी होगा, अब जैसे एक एक करके टॉपिक फिनिश करने में तो टाइम लगेगा, बट उसके बीच में जब भी हम वोकेबलरी पढ़ा करेंगे, ठीक है, या कंफ्यूजिंग वर्ड्स अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हर एक वर्ड के साथ आई विल बी टेलिंग यू कि ये वाला वर्ड नाउन है जी, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ये वाला वर्ड वर्ब है। तो आपको उससे पहले ये पता होगा कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, सो दैट आप वोकैब के क्लास में ये चीज रिलेट कर पाओ। और अगर किसी को सीरियस डाउट भी हो इस क्लास में जो भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आप खुद को अनम्यूट करके वो डाउट पूछ सकते हैं मुझसे वर्बली भी। ठीक है, यही इस बैच की खासियत भी रहेगी कि एक लाइव इंटरेक्टिव बैच होगा। और कोशिश किया करो, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि डेस्क और चेयर पे बैठे अपना कंप्यूटर लैपटॉप या टैब को ऑन करें, साथ में नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। यूं ही क्लासेस लगाते रहोगे तो कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस चाहिए ना आपको, रिजल्ट भी चाहिए। रिजल्ट तभी नहीं बनते ऑनलाइन बैचेस में क्योंकि स्टूडेंट इस चीज को सीरियस नहीं लेते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जी नाउन। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें सबसे फर्स्ट वन इज नाउन। देखिए, जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे ओरिएंटेशन क्लास में कि लैंग्वेज बनी है टू हेल्प अस कम्युनिकेट। अब आप कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो किस पर्सन की बात आप कर रहे हैं, किस प्लेस की बात आप करते हैं, किस एनिमल की, किस बर्ड की, ठीक है, किस स्पाइस की, किस इंसेक्ट की, उसका नाम अगर नहीं पता होगा तो वो कॉन्वर्सेशन में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। इसलिए स्पीच के लिए नाउन्स को बनाना इंपॉर्टेंट था। इसलिए सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, जिसका इन शॉर्ट मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स जो चीजों के नाम बताते हैं, इसमें दुनिया की हर एक चीज का नाम आ जाता है, छोटी से बड़ी हर एक चीज। इसलिए मैंने पहले सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी है, द नेम ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड जब मैं कहता हूं तो वर्ल्ड इटसेल्फ एक नाउन है। अब आप खुद सोचो, जैसे हम वर्ल्ड बोलते हैं या अर्थ बोलते हैं या यूनिवर्स बोलते हैं, तुम्हारे माइंड में पिक्चर्स जनरेट होती हैं। हमें पता होता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट? तो वो बात हमें कैसे आइडिया होती है किसकी हो रही है, बिकॉज ऑफ नाउन्स। ठीक है, अगर डिटेल में समझें इसको, सो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, स्पाइस, जैसे कि स्पाइस में बात करते हैं ना, क्लोव, ब्लैक पेपर, कैडमम, तो ये सारे क्या है, स्पाइसेस जो मिर्च मिसालों में आते हैं। ठीक है, ऐसी ही क्वालिटी, हमारी क्वालिटीज के भी नाम होते हैं। जैसे किसी के अंदर क्वालिटी है ऑनेस्टी, तो किसी के अंदर क्वालिटी है पोलाइटनेस, तो ये हमारी क्वालिटीज के नेम्स हैं। ठीक है, किसी के अंदर जेनरॉसिटी है, हर एक चीज की क्वालिटीज के नेम्स होते हैं।
ऐसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता है तो उसकी क्वालिटी के नेम को हम कहेंगे विजडम, ठीक है। ऐसे ही हमारे डिसेबिलिटीज की बात करूं, जैसे कि लिमनेस है, या फिर बात करें ब्लाइंडनेस की बात करें, डिसेबिलिटी है एक, या कईयों के अंदर डिसेबिलिटी छोड़ो बैड क्वालिटीज की होती है, जैसे कि क्रूअल्टी है किसी के अंदर, या फिर डिसेबिलिटी को ही माना गया है पॉवर्टी को, पॉवर्टी की डिसेबिलिटी है। ऐसी हमारी फीलिंग्स के नाम होते हैं, हमारे इमोशंस के भी नेम्स होते हैं। दुनिया की हर एक चीज आ गई इसमें। जब इन चीजों को स्पेसिफिकली नेम्स के साथ बताते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर पाता है अच्छे से, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स लें अगर इसकी, तो कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे कि बॉय, गर्ल, कार, स्टूडेंट, पार्क, स्वीट, स्मार्टनेस, पोलाइटनेस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, सोरफुलनेस, क्रूअल्टी, लेजीनेस, इंटीमेसी या फिर एनिमोसिटी, ये सारे नेम्स हैं। अब ये अगर आपने इन शॉर्ट थोड़ा नोट कर लिया तो मैं आपको कुछ वोकेबलरी करवाने वाला हूं, उन सारे वर्ड्स को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड लिखा है लेजीनेस, तो लेजीनेस के सिनोनिम्स जरा नोट कर लीजिए। लेजीनेस के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वोकैब अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। इसी का सिनोनिम या एंटोनिम आपसे पूछा जा सकता है। तो लेजीनेस को हम लोग लैसिट्यूड कह सकते हैं, इसी को हम लोग लेग्जिटी कह सकते हैं, LAXITY। एक है लेजिट्यूड, ठीक है। लेजिट्यूड को तो याद रखना भी आसान है। लेजिट्यूड के बिगिनिंग में लिखा हुआ है LASSI, लस्सी, और लस्सी पी के अक्सर आलस आता है, ठीक है। तो लेजिट्यूड, लस्सी पी के आलस आता है, तो आलस को क्या कहते हैं हम, लेजीनेस कहते हैं। तो एक तो लेजीनेस हो गया, एक लेजिट्यूड हो गया, एक लेग्जिटी हो गया, तीनों वर्ड्स एल के साथ हैं। इसके अलावा लेग्जिटी को या फिर लेजीनेस को क्या कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हो आप स्लगिशनेस, स्लगिशनेस, ठीक है, या फिर लेथार्जी, ये भी एल के साथ है, लेथार्जी। तो इतने वर्ड्स कम से कम आप नोट कर लीजिए। एक डी से वर्ड होता है डोरमेसी। तो ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं किसके, लेजीनेस के। देखिए मैं वर्ड लेजीनेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं वर्ड लेजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लेजी तो एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जबकि लेजीनेस और लेजी एक जैसे क्यों नहीं है, वो नाउन्स है, वो एडजेक्टिव, जबकि क्वालिटी की सेम बात हो रही है। अब मैं कहूं आलस्य और आलसी, फर्क है दोनों वर्ड्स में, तो इसका मतलब आलसी है, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स जब करवाऊंगा अभी आज ही, तो एडजेक्टिव्स के साथ लेजी के भी आपको सिनोनिम्स बता दूंगा। अभी नाउन कर रहे हैं तो नाउन होता है लेजीनेस, उसी के सिनोनिम्स हमने ऐड कर लिए, जैसे कि लैसिट्यूड, लेग्जिटी, स्लगिशनेस, लेथार्जी और डोरमेंसी। बताइए सबने नोट कर लिए? क्विकली आंसर करते रहना, एक्टिव रहना, सारे वर्ड्स नोट करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा। ऐसा नहीं कि अब साथ में इसके सिनोनिम्स तो 4-5 और ऐड हो सकते हैं, बट जो मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स हैं या फिर ज्यादा न्यूज पेपर्स में यूज किए जाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा सिनोनिम्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है इंटीमेसी। इंटीमेसी का मीनिंग क्या होता है? इंटीमेसी होती है, जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा इंटीमेट, ही इज माई इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट मतलब क्लोज फ्रेंड है, तो इंटीमेसी क्या हो गई? क्लोजनेस। तो इंटीमेसी को आप क्लोजनेस कह सकते हो, किसी के साथ क्लोजनेस होना, या उसके लिए दिल में कंपैशन होना, या जिसको लव भी बुलाया जा सकता है। तो इंटीमेसी के ये चारों सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा वर्ड देखिए आप, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके भी सिनोनिम्स नोट कर लीजिए। एनिमोसिटी होती है इंटीमेसी का ऑपोजिट, एनिमोसिटी होती है हेट्रेड किसी के टुवर्ड्स, ठीक है। तो एनिमोसिटी को आप हेट्रेड कह सकते हो, या फिर कह सकते हो किसी के लिए डिसलाइकिंग होना। जब हम किसी को पसंद नहीं करते उसके लिए दिल में हमारे डिसलाइकिंग या हेट्रेड होती है, ठीक है। उसको एबोरेंस भी कह सकते हो आप। एबोरेंस का मतलब भी हेट्रेड होता है, किसी को अबोर करना मीन्स उसको हेट करना, ठीक है। तो एनिमोसिटी, हेट्रेड, डिसलाइकिंग, एबोरेंस, इवन इसका सिनोनिम शत्रुता भी होता है, विच मीन्स एनमिटी। तो ये सारे वर्ड्स एक वर्ड के सिनोनिम है हेट्रेड के। ये सारे वर्ड क्लोजनेस या कंपैशन के सिनोनिम्स हैं। लेजीनेस के सिनोनिम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे क्रुएल्टी लिखा है यहाँ पे, तो क्रुएल्टी को आप ब्रूटैलिटी भी कह सकते हो। कई लोग क्रूअल होते हैं, ब्रूटल होते हैं, जो ब्रूटल क्राइम्स करते हैं, ठीक है, हीनियस क्राइम्स करते हैं, तो उनके अंदर क्रुएल्टी होती है, ब्रूटैलिटी होती है, मतलब किसी पे वो तरस नहीं खाते, ठीक है। आई होप सारे वर्ड्स आपने नोट कर लिए। कैन हेयर बी एनिमी ऑल्सो, आर्यन, एनिमी हो गया हमारा शत्रु, दुश्मन होता, ये भी नाउन है,
बट किसी के लिए दिल में शत्रु नहीं हो सकता, दिल में शत्रुता हो सकती है, ठीक है। तो शत्रुता होती है एनमिटी, उसके सिनोनिम्स हैं ये सारे। तो जो एनिमी के लिए दिल में फीलिंग होती है वो एनमिटी होती है, ठीक है। जैसे किसी को हम कहते हैं कि मेरा फ्रेंड है, तो उसके लिए दिल में क्या होती है, फ्रेंडलीनेस होती है हमारे, ठीक है। तो फ्रेंड पर्सन के लिए हो गया, फ्रेंडलीनेस उसके टुवर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स है उसका नाम हो गया। हाँ जी, सबको क्लियर है? प्लीज सब लोग फटाफट से आंसर कीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपसे डिस्कस करूं। और अगर जिसको जो भी आइडिया है क्विकली टाइप कर लीजिए, या फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोनाउंस। सचिन, प्रदीप को क्लियर है, आस्था, अमृत, यस प्लीज सब लोग आंसर कीजिए, प्रोनाउंस क्या होते हैं, कैन यू प्लीज आंसर। किसी को आइडिया है प्रोनाउन का? इतना टाइम लगाओगे तो नहीं चलेगा। चलो, प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो वर्ड्स हम लोग नाउन की जगह पे यूज करते हैं। अब देखो, मैंने पीछे आपको कहा कि किसी भी नाउन की काफी रेलेवेंस होती है एक सेंटेंस में, क्योंकि हम अगर नेम्स लेके बात करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएगा मैं कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। और नेम्स किससे लिए जाते हैं, नाउन से। कई बार मान लो आप कॉन्वर्सेशन करना तो चाहते हो किस चीज के बारे में, लेकिन आपको उसका नेम नहीं पता, ठीक है। सपोज मेरे सामने ये पानी का गिलास है, अब इसका नाम क्या है, गिलास, ठीक है। बट मान लो मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैंने कह लिया इट। अब मैं कहता हूं इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर, इट मतलब क्या, ग्लास। बात तो कर पाया ना मैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे नेम्स नहीं पता तो उसकी जगह मैं प्रोनाउंस को यूज कर सकता हूं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि प्रोनाउंस को बनाया क्यों गया। प्रोनाउंस को बनाया गया, जो सचिन ने लिखा, वर्ड्स विच आर यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन्स, वेरी गुड सचिन। जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, किस लिए, दोबारा दूसरा रीजन क्या है उसका, सो दैट नाउन रिपीट ना हो। तो उसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो उनको प्रोनाउंस कहते हैं। तो एक तो हो गया, जब आपको नेम पता नहीं है तो आप प्रोनाउन को यूज करते हो, वो प्रोनाउन उस नेम को ही प्रोनाउंस करता है, ठीक है, अलग वर्ड के साथ इनडायरेक्टली। दूसरा, उसका मेन पर्पस क्या है, सो दैट नाउन रिपीट ना हो एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इसलिए हम प्रोनाउंस को यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ही इज वन ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स, कि वो क्लोज फ्रेंड्स में से एक है। ही, जिसकी बात या तो पहले हो चुकी है या फिर पर्सन मेरे सामने खड़ा है, तो मैंने नाम लेना जरूरी नहीं समझा। या किसी ने वैसे पूछ लिया ये कौन है, तो उसको उसका नाम पता नहीं है, हु इज ही, तो मैं कहता हूँ ही इज वन ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स, या ही इज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स। तो बात तो होगी ना दो लोगों के बीच में, चाहे नेम ना भी बताओ उसको, ठीक है। ऐसे ही शी इज वन ऑफ आर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है, वो हमारे इंटीमेट फ्रेंड्स में से एक है। तो ही यूज कर लो, चाहे आप शी यूज कर लो, इवन डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हो आप। जैसे कि शी इज अ वेरी गुड सिंगर। सपोज आप किसी क्लब के अंदर, किसी रेस्टोरेंट, किसी कैफे के अंदर गए, वहां पे लाइव म्यूजिक चल रहा है। अब आपको उस पर्सन का नाम नहीं पता जो गा रही है वहां पे, ठीक है, बट आप कहते हैं यार अच्छी सिंगर है, तो शी इज अ वेरी गुड सिंगर। आप बात तो कर पाए ना, चाहे आपको नेम नहीं पता था, ठीक है। यहां देखें अगर, तो यहां लिखा है एलिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, एलिस मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड शी लुक्स आफ्टर मी वेल, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। तो एलिस वर्ड नाउन जो है, नेम वो रिपीट ना हो, इसलिए मैंने शी प्रोनाउन को यूज किया एक गर्ल के लिए। जेकब इज माई कोलीग, जेकब एक मेल है, ठीक है, तो जेकब इज माई कोलीग, जेकब मेरा कोलीग है। ही वर्क्स रियली हार्ड, वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है। तो जेकब का नाम रिपीट ना हो, इसलिए हमने ही को यूज कर लिया। तो प्रोनाउंस की ये इंपॉर्टेंस होती है। टोटल अगर प्रोनाउन हम पढ़ेंगे ना जब, तो प्रोनाउन के टोटल 9 टाइप्स हैं। वो नो की नो टाइप्स इसी काम में लगी रहती हैं कि कहीं पे भी नाउन आएगा उसके रेपिटेशन को हम फिनिश करेंगे। तो कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट है। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटरोगेटिव। तो ये सारे प्रोनाउन के डेफिनेशन जो है, क्लासिफिकेशन जो है, हम टॉपिक प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बताइए यहां तक सबको क्लियर है, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब फटाफट से मुझे नेक्स्ट आंसर भी करो अगले 30 सेकेंड्स में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर एडजेक्टिव्स, जो हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच इंट्रोडक्शन का टॉपिक भी है। व्हाट आर एडजेक्टिव्स, हाँ जी बताइए। प्रदीप, आस्था, अमृत, आर्यन, सचिन, एनी वन ऑफ यू, व्हाट आर एडजेक्टिव्स। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि लेजीनेस एक नाउन है, लेकिन लेजी एक एडजेक्टिव है। तो अगर मैं कहता हूं सम पर्सन इज लेजी,
कि मतलब वो कैसा है, हाउ दैट पर्सन इज, तो हाउ का जवाब मिलता है हमें लेजी, ठीक है। नाउन की क्वालिटी, यस सचिन। सचिन मैं यहाँ पे एक वर्ड आपके डेफिनेशन के साथ ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा कि जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताते हैं, एक्चुअली एक नहीं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। क्वालिटी नाउन की भी बता सकते हैं ये, और प्रोनाउन की भी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, शी इज वन ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स, तो इंटीमेट एडजेक्टिव था तो शी की क्वालिटी बता रहा था। जैसे अगर मैं कहता हूं ही इज स्मार्ट, तो ही को भी हम स्मार्ट वर्ड से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर ही की जगह मैं राहुल लिख दूं तो राहुल इज स्मार्ट, राहुल नेम हो जाएगा। एक चीज ऐड क्या करना चाहूंगा, यस आर एन, आपने कंप्लीट किया, विच डिस्क्राइब्स एनी नाउन क्वालिटीज और प्रोनाउन भी। अच्छा, क्वालिटी के अलावा आप उसकी डिसेबिलिटीज भी तो बता सकते हो, आप उसकी डिफॉर्मिटीज बता सकते हो, उसकी बैड क्वालिटीज भी बता सकते हो, ठीक है। सब कुछ ही आ जाएगा ना उसमें, चाहे पॉजिटिव वर्ड्स हो चाहे नेगेटिव वर्ड्स हो, सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली आप ये वर्ड यूज करते हो ना फीचर, कि किसी भी चीज के फीचर्स क्या है, किसी पर्सन के फीचर्स क्या है, या फिर उस चीज या पर्सन की स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो इसमें क्या होता है ना, फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस में पॉजिटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो वर्ड्स हमें ये बताएं कि कोई भी कैसा है, कोई पर्सन कैसा है, कोई प्लेस कैसा है, कोई एनिमल कैसा है, कोई बर्ड कैसा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी या उसकी डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब करे जो वर्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी और डिसेबिलिटी, दोनों ही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आ जाएंगी, ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसकी क्वालिटी डिसेबिलिटी बताने वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। आई कैन हियर यू, आप एक बार प्लीज अपना डाउट बोलेंगे। लेट मी सी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। आर एन, यू कैन ट्राई नाउ। आई डोंट हियर अ साउंड, मे बी मुझे कनेक्टिविटी कुछ इशू लग रहा है, अदरवाइज साउंड इन स्पीकर्स में से आ जाएगी। आई विल गेट इट सॉर्टेड, ठीक है। मैं इसको ठीक करवाऊंगा ताकि अगली क्लास तक आपकी साउंड भी पहुंच पाए हम तक, सो दैट हम आपको आंसर भी कर सकें वैसे, ठीक है। तो आई चेक दिस आउट कि किस तरह से साउंड कैन बी इंटरफेस्ड, ऑल्दो कनेक्टिविटी इशू है कोई, स्क्रीन में से साउंड आ सकती है। कल भी नहीं आ रही थी, मुझे आज पता लगा। आई विल गेट इट सॉर्टेड, ओके, ठीक है जी। अब जैसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, वी आर लुकिंग फॉर, सबसे पहले तो लुक फॉर यहाँ पे क्या है, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, लुकिंग फॉर का मतलब क्या हुआ, वी आर सर्चिंग। नाउ वी आर सर्चिंग व्हाट, वी आर सर्चिंग अ सेगेशियस एम्प्लॉय, कि हम तो भैया एक सेगेशियस एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं। सेगेशियस एम्प्लॉय, सारे चाहेंगे कि कोई अच्छा एम्प्लॉय हो, मतलब वर्ड तो पॉजिटिव है। सेगेशियस बना सेज से। अब सेज कौन होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जो बड़े बुद्धिमान होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होती है। तो सेगेशियस का मतलब होता है वाइज या फिर प्रूडेंट, तो जो बहुत ही समझदार हो, या फिर जिसका चीजों को जज करने की एबिलिटी बहुत अच्छी हो, जिसको क्या आप कहते हो, जुडिशियस पर्सन, JUDIOUS, जुडिशियस, प्रूडेंट या वाइज। आई रिपीट माई सेल्फ, बिना वोकेबलरी के आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए जितने भी वर्ड्स मैं नोट करूं, जो आपको पता हो तो वेल एंड गुड, जो नहीं पता हो नोट कर लेना। अच्छा, आपको आपस में आवाज आ रही है, होस्ट को नहीं आ रही आवाज, ठीक है। मैं इसको चेक कर लूंगा मीटिंग में अलग से कन्वर्ट करके। उसमें एक्चुअली साउंड की सेटिंग करने वाली होगी, कंप्यूटर ऑडियो क्या करना है, अभी मैं करूंगा, बीच में डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा काम आज टाइपिंग से चला लो। तो सेगेशियस का मतलब है जो बहुत ही बुद्धिमान हो, वाइज, प्रूडेंट या जुडिशियस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऑल द कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी डेल्ट विद, लाइफ की सारी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस के साथ तो हम डील नहीं कर सकते। कैटास्ट्रॉफिक कौन सी होती है, जो एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड है, जिसकी वजह से लाइफ में डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, डिजास्ट्रस। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिजास्ट्रस सिचुएशन, या फिर जिसको आप कह सकते हो मिसफॉर्चुनेट, जो बदकिस्मती से आए, ठीक है, तो उसको मिसफॉर्चुनेट कह सकते हो या डिजास्ट्रस कह सकते हो। अब देखो, कैटास्ट्रॉफिक सी लगाया आपने तो एक एडजेक्टिव बन गया। इसका नाउन भी होता है, एक नाउन होता है कैटास्ट्रफी, पीछे आ जाता है PHE, कैटास्ट्रफी। बाकी स्पेलिंग सेम होते हैं, बस पीछे IC की जगह पे PHE आ जाता है।
कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है कोई भी बड़ी आपदा, जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं कैलामिटी, जैसे डिजास्टर बन जाएगा एक नाउन। मिसफॉर्चुनेट की जगह पे नाउन क्या बन जाएगा, मिसफॉर्च्यून। तो जो भी कई बड़ी आपदा होती है जिसको कैलेमिटी या डिजास्टर कहते हैं उसको हम कहते हैं कैटास्ट्रफी, ठीक है। और कैटास्ट्रफी का ही आप आईसी लगा देते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव बन जाता है विच मींस डिजास्ट्रस, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे भी फैमिन आ गया, फैमिन का मतलब होता है कहीं पे सूखा पड़ गया, ठीक है, या कहीं पे फ्लड लाइक सिचुएशंस होगी, फ्लड आ गया कहीं पे, ठीक है, या कहीं पे भी साइक्लोन आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में वहां की जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो डिमोलिश हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, नुकसान बहुत हो जाता है, उसको डिजास्टरस सिचुएशन कहा जाएगा या फिर कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द फूड वी एट, मतलब जो खाना हमने खाया वॉज रियली स्क्रम्शियस, वो बड़ा ही स्क्रम्शियस था। स्क्रम्शियस का मतलब क्या हो गया, वेरी टेस्टी और डिलीशियस, वेरी टेस्टी और डिलीशियस। इसके लिए एक वर्ड नोट कर लेना, एसएससी ने 2024 में पूछा आपसे, डिलेक्टेबल। तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, डिलीशियस या फिर वेरी टेस्टी, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब जो उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो, इकोनॉमी से एडजेक्टिव बन गया इकोनॉमिक। तो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो डिपेंड करता है उसकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे, जीडीपी के ऊपर। अब इसके बाद एक चीज समझना, हमेशा ध्यान रखना, मान लीजिए कई बार आप फिलर्स के क्वेश्चंस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है, तो ये पैटर्न आपकी हेल्प कर सकता है काफी। कभी भी मान लीजिए एक आर्टिकल जो कि ए एन या द होते हैं, ठीक है, एक आर्टिकल जब भी आता है वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। मतलब नाउन है तो आर्टिकल आगे लगाया जाएगा। जैसे मैं कहूं ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो इसमें नाउन क्या था, बॉय, उसके लिए आर्टिकल ए को यूज किया गया। मान लो इसमें नाउन बॉय ना होता तो हम आर्टिकल ही ना लगाते, फिर हम सिंपली कह देते ही इज स्मार्ट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ए एंड द जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के लिए आते हैं। अब मैं दूसरी चीज आपको समझाने वाला हूं यहां पे, अगर मान लीजिए ए एंड या द के बाद कोई दो वर्ड्स एक साथ यूज किए गए हैं, तो हमेशा याद रखना ये सेकंड वाला वर्ड होगा नाउन, और उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके पहले वर्ड जो लगाया जाएगा वो होगा एक एडजेक्टिव। जैसे यहां भी देखो अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय क्या था, नाउन, स्मार्ट हो गया उस बॉय वर्ड के लिए एडजेक्टिव, और ए क्या हो गया, आर्टिकल जो आया बॉय के लिए, स्मार्ट के लिए नहीं आया। यही चीज आप यहां भी देखो चारों सेंटेंसेस में, अ सेगेशियस एम्प्लॉय, तो ए किसके लिए आया, एम्प्लॉय के लिए, बीच में वर्ड क्या आ गया, सेगेशियस आ गया, एडजेक्टिव जो एम्प्लॉय की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसे ही द कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस, सिचुएशंस नाउन है, द आर्टिकल है, तो कैटास्ट्रॉफिक क्या होगा, एक एडजेक्टिव ही होगा। इससे आप एडजेक्टिव्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ग्रोथ नाउन, द आर्टिकल, और इकोनॉमिक क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैं बता क्यों रहा हूं आपकी चीज, ये ध्यान से समझो। सपोज आप कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं, आप फिलर का क्वेश्चन कर रहे हैं, द के बाद ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद एक नाउन लिखा हुआ है। अब आपको इसके लिए एसएससी के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस गिवन है और बैंकिंग के अकॉर्डिंग 5 ऑप्शंस गिवन है। तो आपको एटलीस्ट ये तो पक्का पता होगा ना कि यहां मुझे फिल क्या करना है, एक एडजेक्टिव फिल करना है जो इस नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो आपके इन वर्ड्स में अगर मान लीजिए कोई वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, वो नाउन या एडवर्ब है, तो आप उस वर्ड को एलिमिनेट कर दोगे, आपका एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। अब फटाफट से जब सबको अगर क्लियर हो गया तो प्लीज यस लिख दीजिए, तो सो दैट हम आगे बढ़े। इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज से यस, इफ नॉट यू कैन आस्क मी योर डाउट। प्रदीप बड़ा शॉर्ट लिखा है, वाई एस। आई होप आप नोट्स इतने शॉर्ट में नहीं बना रहे, नोट्स पूरे बना रहे हो ठीक से। प्रदीप, प्रदीप आप वही तो नहीं है जब किसी से बात करते हैं तो फाइन को F9 लिखते हैं, आई एम फाइन, हाउज यू, ठीक है। अरे ध्यान दिया करो, हाउस यू भी नहीं होता, इट्स हाउ एपोस्ट्रोफे आर ई यू, क्योंकि यू के साथ आर या वर लगता है, एस नहीं लगता। हाउस का मतलब होता है हाउ इज या हाउ वॉज या हाउ हैज। तो पूरा लिखा करो, अगर एपोस्ट्रोफे लगाना भी हो तो हाउ आर यू, हाउ एपोस्ट्रोफे आर ई फिर यू।
ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स। वैसे तो वर्ब्स पे 3 डेफिनेशंस हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज तो हम इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं सिर्फ। तो वर्ब को इंट्रोड्यूस करते हुए सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी भी पर्सन के एक्शन को। ठीक है, व्हाट अ पर्सन डस, कि कोई करता क्या है, ठीक है, किसी का काम क्या है, तो उसको वर्ब कह देते हैं। इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड, जो किसी भी पर्सन का एक्शन रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आई एम टीचिंग, टीच मेरा एक्शन हो गया। आप पढ़ रहे हैं तो लर्न, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो यू आर राइटिंग समथिंग, राइट आपका एक्शन हो गया। ठीक है, सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ही यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेट्स हिज वर्क, तो ये पर्सन अक्सर क्या करता है, अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, विच मीन्स ये अपने काम को डिले करता है। ही यूजुअली डिलेज हिज वर्क, या फिर ही यूजुअली पोस्टपोन्स हिज वर्क। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले करना या पोस्टपोन करना, टालना काम को। द सीबीआई इज कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द मर्डर केस, तो सीबीआई क्या कर रही है, मर्डर केस को कॉन्टेक्चुअलाइज कर रही है। तो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग का मतलब है सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जिसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या आती है, लुक इनटू। तो सीबीआई इज लुकिंग इनटू द केस। तो 3 तरह से जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। सीबीआई इज कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द केस विच मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग द केस, या फिर लुकिंग इनटू द केस। ओके, द चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वर्ब हो गई प्ले। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, फ्लाई वर्ब हो गई। शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, वाटर्स वर्ब हो गई। वैसे तो वाटर नाउन भी होता है, ठीक है, वाटर नाउन भी होता है, जिसका मतलब जो कि एक सब्सटेंस होता है जिसको हम पानी कहते हैं। लेकिन पौधों को पानी देना उसको भी वाटर करना कहते हैं, वो वर्ब भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शी वाटर्स द प्लांट्स है तो ये वर्ब है। अगर मैं इसको वाटर को एज अ नाउन यूज करना चाहूं इस सेंटेंस में, तो मैं कहूंगा शी गिव्स, नाउ शी गिव्स व्हाट, शी गिव्स वाटर टू द प्लांट्स। तो मीनिंग सेम होगा, लेकिन 2 वर्ड की यूज करने हैं। जब गिव और वाटर 2 की जगह खाली वो वाटर ही लगा ले हम। ठीक है, बताइए जी वर्ब्स क्या है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, से यस, यस YES से। ओके जी, अब आपको ये पता लग गया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो जो किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं, किसी प्लेस की बताते हैं। तो फिर ये बताओ कि एडवर्ब्स क्या होती है। व्हाट आर एडवर्ब्स, बताइए। व्हाट आर एडवर्ब्स, इफ एनीबडी नोस इट। यस सचिन, जो वर्ब की क्वालिटी या डिसेबिलिटी बताएं। वैसे तो एडवर्ब की भी 3 डेफिनेशन है, ये वर्ब के बारे में भी बताती है, एडजेक्टिव के बारे में भी और एडवर्ब के बारे में भी। बट आज हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे अगर इंट्रोडक्शन में, तो एडवर्ब क्या होती है, जिसका फोकस होता है वर्ब के ऊपर, ना कि पर्सन के ऊपर। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं ही इज अ वाइज मैन, तो मेरा फोकस किस पे है, इस आदमी पे, कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी वाइज है। तो वाइज क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, बट एडवर्ब का फोकस किस पे होता है, ये आदमी कैसा है वो बताने में नहीं, ये पर्सन जो भी काम करता है वो काम कैसा करता है। जैसे कि अगर मैं कहूं ही स्पीक्स, वो बोलता है, बोलता कैसा है, ही स्पीक्स वाइजली। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक एडजेक्टिव होता है, उस एडजेक्टिव के साथ एलवाई अगर लगा दिया जाए तो वो एक एडवर्ब बन जाती है। और एडवर्ब का फोकस पर्सन को डिस्क्राइब करना नहीं होता, पर्सन के एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी पढ़िए। द वर्ड्स यूज टू से मोर अबाउट अ पर्सन्स एक्शन, जो वर्ड्स पर्सन के एक्शन के बारे में और चीज बताने के लिए यूज हो, या फिर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द वर्ब्स, जिन वर्ड्स को वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाए, उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि लास्ट नाइट, कल रात क्या हुआ, ही कुड नॉट स्लीप, वो कैसे नहीं सो पाया, ही कुड नॉट स्लीप साउंडली, या फिर ही कुड नॉट स्लीप साउंडली को आप कह सकते हो पीसफुली। अब मान लो मैं ये वर्ड नहीं लगाता, साउंडली या पीसफुली सेंटेंस में नहीं लगाता, सेंटेंस तो मेरा फिर भी ठीक होगा,
बट मैं स्पेसिफिकली बताना चाह रहा हूं, और जितनी स्पेसिफिकेशन आपको ऐड करनी है सेंटेंस में उतनी ही आप एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स को ऐड करते हो। अब अगर मान लो मैं कह देता ही कुड नॉट स्लीप, इसका मतलब वो सो ही नहीं पाया। मतलब अब मैंने जब कहा साउंडली नहीं सो पाया या पीसफुली सो नहीं पाया, दैट मीन्स वो सोया तो था बट अच्छे से नहीं सो पाया, शांति से नहीं सो पाया। ठीक है, तो जितनी बार आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन अपने सेंटेंस में ऐड करनी है, कोई भी स्पेसिफिसिटी ऐड करनी है, कोई भी डिटेलिंग ऐड करनी है सेंटेंस में, तो डिटेलिंग के लिए आपके पास इंग्लिश में दो ही वर्ड्स होते हैं, या तो होते हैं एडजेक्टिव्स जो नाउन्स की डिटेलिंग ऐड करते हैं, या प्रोनाउंस की जो एक्शंस की डिटेलिंग ऐड करते हैं वो होती है एडवर्ब्स। ठीक है, जैसे कि ऑल ऑफ अस वर डांसिंग। अब मान लो मैं सेंटेंस को यहीं खत्म कर देता हूं, ऑल ऑफ अस वर डांसिंग, हम सब डांस कर रहे थे। बट डांस कुछ लोग दुखी होकर कर रहे थे, कुछ लोग एक्टिवली डांस कर रहे थे, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा डांस कर रहे थे, कुछ लोग हैप्पीली सैड डांस कर रहे थे। तो अब मैंने वर्ड ऐड किया स्पेसिफिकेशन के लिए कि हम सब लोग चेयरफुली डांस कर रहे थे, मतलब बड़ी खुशी से डांस कर रहे थे, हैप्पीली डांस कर रहे थे। ठीक है, दे हैव बीन वर्किंग, काम कर रहे हैं, वो काम सारी दुनिया करती है, बट दे हैव बीन वर्किंग वेल, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एडजेक्टिव की बात करूं, यहां पे हम डिफरेंस समझ लेते हैं गुड और वेल का। देखिए गुड होता है एक एडजेक्टिव और वेल क्या होती है, एक एडवर्ब। इट मींस एडजेक्टिव का फोकस होगा नाउन प्रोनाउन पे और एडवर्ब का फोकस होगा एक्शन पे। जैसे कि अगर मैं कहूं शी इज अ गुड सिंगर, तो इसमें बता रहा हूं कि ये लड़की कैसी है, ये अच्छी सिंगर है, तो गुड एडजेक्टिव हुआ। लेकिन जब मैं कहूंगा शी सिंग्स, वो गाती है, गाती कैसा है, शी सिंग्स वेल। अब यहां पे सिंग्स वर्ब को डिस्क्राइब करना था तो मैंने वेल एडवर्ब को यूज किया। आपने इन शॉर्ट भी चीजों को ऐसे ही सुना होगा, आपने इन शॉर्ट भी चीजों को ऐसे सुना होगा, जैसे हम कहते हैं किसी को गुड जॉब, तो गुड जॉब कहते हैं, तो यहाँ पे जॉब क्या होता है, नाउन, और गुड क्या होता है उसके लिए, एडजेक्टिव। बट दूसरी तरफ हम सुनते हैं वेल डन या फिर वेल सेड, तो सेड और डन क्या है, दोनों वर्ब्स हैं, तो वर्ब्स के साथ क्या लगाया आपने, वेल एडवर्ब यूज करी। तो वर्ब को डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब ही आएगी, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है तो एडजेक्टिव से काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि येस्टरडे शी वाज सिंगिंग ग्रेसफुली, अब मैं अगर कहूं शी इज अ डैश सिंगर, तो अब मैं कह रहा हूं वो सिंगर कैसी है। अब देखो ए डैश सिंगर, तो सिंगर नाउन है तो ए पहले लगा, तो बीच में वर्ड क्या आता है, हमेशा एडजेक्टिव आता है उस पैटर्न के हिसाब से, आर्टिकल फिर दो वर्ड, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। तो आप क्या कह देंगे, शी इज अ ग्रेसफुल सिंगर, तो उसी ग्रेसफुल की एडवर्ब क्या बन गई, ग्रेसफुली। ठीक है, आई लाइक लिस्निंग टू हिम, मैं उसको सुनना पसंद करता हूं बिकॉज ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलता है। ठीक है, यहां पे वर्ड्स भी नोट कर लीजिए। देखो वर्ड होता है इलोक्वेंस, इलोक्वेंस जिसको हम कहते हैं फ्लुएंसी, मतलब स्मूथनेस या फिर क्लैरिटी। अब ये जो मैंने चारों वर्ड्स लिखे, चारों वर्ड्स क्या है, नाउन्स है। मान लो मैं कहता हूं उसकी आवाज में एक इलोक्वेंस है, मतलब उसकी आवाज में फ्लुएंसी है, क्लैरिटी है या स्मूथनेस है, ये नाउन्स हो गए। उसकी आवाज में क्या है, किस चीज की क्वालिटी है, क्वालिटीज के नाम बता दिए। अब उस पर्सन को मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, एक एडजेक्टिव के साथ करूंगा। फिर मैं क्या कहूंगा, वो स्पीकर बड़ा ही इलोक्वेंट है, इलोक्वेंस से ही एडजेक्टिव बन गया इलोक्वेंट, फ्लुएंसी से एडजेक्टिव बन गया फ्लुएंट, और स्मूथनेस से एडजेक्टिव बन गया स्मूथ, की बड़ा ही स्मूथ स्पीकर है, या उसकी आवाज बहुत स्मूथ है, या उसकी आवाज बहुत ही क्लियर है, तो एडजेक्टिव्स बन गए। अब इन्हीं एडजेक्टिव्स को अगर मुझे एडवर्ब्स में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इलोक्वेंट का कह दूंगा इलोक्वेंटली, फ्लुएंट का कह दूंगा फ्लुएंटली, स्मूथ का बना दूंगा स्मूथली, और क्लियर का बना दूंगा क्लियरली। तो डिपेंड करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपको नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब, वैसा वर्ड आप चूज कर लेते हैं। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हुआ। जैसे कि ये वर्ड्स है ना तीन, रियलिटी मतलब सच्चाई, उसके बाद एडजेक्टिव बना रियल, हम पढ़ते हुए ना रियल जूस, तो वो जूस जो रियल है तो रियल हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के एडवर्ब बनानी तो क्या बन जाती है, रियली। बताओ जी यहां तक सबको क्लियर है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब, 5 पार्ट ऑफ स्पीच हो चुके हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। 3 बचे हैं अभी भी, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस।
ओके जी, सो आई होप सबको क्लियर है, अगर कोई डाउट नहीं है किसी का। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस। देखिए प्रेपोजिशंस के दो काम होते हैं, ठीक है। एक तो प्रेपोजिशन पोजीशन बताती है किसी भी नाउन प्रोनाउन की, पोजीशन कह लो या फिर कह लो प्लेस, कि कोई भी कहां पे है, ठीक है। दूसरा उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को भी कौन बताता है, नाउन प्रोनाउन के प्रेपोजिशन ही बताती है, ठीक है। सो द वर्ड्स विच टेल अस द पोजीशन एंड द रिलेशन किसका, नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। क्योंकि नाउन प्रोनाउन लिखा है यहां पे, एक चीज और याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है, कोई भी और इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन कहीं भी यूज करोगे ना आप सेंटेंस में, तो बाद वाला वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है, हो ही नहीं सकता कभी भी। जैसे कि शी वॉज सिटिंग ऑन द काउच, तो ऑन बता रहा है हमें पोजीशन उसकी कि काउच में ऊपर बैठी थी वो, तो देखो काउच नाउन है, नाउन ही पड़ा ऑन के बाद। अगर वही मैं ऑन की जगह पे कह दूं शी वॉज सिटिंग अंडर द काउच, मतलब वो काउच के नीचे बैठी हुई थी, ठीक है। शी वॉज सिटिंग बिसाइड द काउच, मतलब काउच के बगल में किसी और चेयर को लगा के बैठी हुई थी वो, ठीक है। एक वर्ड को चेंज करने से पर्सन की पूरी पूरी प्लेस या पोजीशन चेंज हो सकती है, इसलिए प्रेपोजिशंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। द स्टूडेंट्स वर इनसाइड द क्लासरूम, अब इनसाइड की जगह किसी ने आउटसाइड कह दे, बेचारे स्टूडेंट्स पिटेंगे कि बाहर क्या कर रहे थे, वो वर्ड गलत यूज कर लिया उसने, इनसाइड की जगह पे आउटसाइड। अब देखो इनसाइड के बाद भी क्लासरूम क्या है, नाउन है, राइट। आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, मैं बेंच पे बैठा था। बिसाइड माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बगल में बैठा था। इन द क्लास, क्लास के अंदर बैठा था। तो हर एक वर्ड से बड़ी ज्यादा क्लैरिटी दे दी, ठीक है। दोस्त के साथ रिलेशन शो कर दिया कि दोस्त के बगल में था, बेंच के ऊपर था और क्लास के अंदर था। द सीबीआई वॉज ऑन अ मिशन, सीबीआई मिशन पे थी विद द पुलिस, पुलिस के साथ, तो ओन ने बताया पोजीशन और विद ने बताया सीबीआई का पुलिस के साथ रिलेशन। एन एग्जॉस्टेड मैन, एक थका हुआ आदमी, वॉज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था, तो अंडर भी क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूं इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो इसमें जो इंस्पाइट ऑफ है ये पूरी की पूरी प्रेपोजिशन है, बट इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। तो ये प्लेस या पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन शो करने के लिए यूज की जाती है, रिलेशन जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसके बावजूद ऐसा हो गया। और इंस्पाइट ऑफ के बाद जो वर्किंग लिखा है ना, वो वर्किंग बेसिकली एक जेरेंट है, वर्ब नहीं है। और जेरेंट क्या होते हैं, नाउन होते हैं, मैं आपको एक टॉपिक में अलग से आराम से पढ़ाऊंगा भी। बट ये याद रखिए प्रेपोजिशन अगर है तो प्रेपोजिशन के जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकता, ठीक है। और नाउन अगर पहले स्पेसिफाई करना चाहो तो बीच में एडजेक्टिव को जरूर डाल सकते हो, वो आर्टिकल के केस में भी ऐसा होता है कि आर्टिकल के साथ आता तो नाउन है, बट उस नाउन में कुछ स्पेसिफिकेशन ऐड करनी तो उस नाउन के आगे एक एडजेक्टिव प्लेस कर लेते हैं हम लोग। बताइए जी, प्रेपोजिशंस क्लियर है क्या होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी हैं, लेंदी टॉपिक है, करीब 250 टू 300 क्वेश्चंस हम इसी टॉपिक के डिस्कस करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। तो हर एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बीच में मैंने आपको ये छोटा सा दिखने वाला 4 लेटर्ड वर्ड का वर्ब पढ़ाया ना, ये वर्ब ही आपका कुल टॉपिक इतने मिला के जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मॉडल वर्ब्स, तो इसके अलावा इसकी सारी की सारी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करें हम, तो करीब 8 से 9 लेक्चर्स तो खाली वर्ब को कंप्लीट करने में चाहिए हमें, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम, ठीक है। वर्ब के अंदर एक्चुअली 3 टॉपिक्स हैं, वर्ब अपने आप में टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, उसके अंदर 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन आपने सुना होगा, इन शॉर्ट इनको कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स जो कि दो सेंटेंसेस आपके पास हैं, चाहे दो वर्ड्स आपके पास हैं, चाहे दो क्लोजेस आपके पास है, किसी को भी आपस में जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो, तो द वर्ड्स वी यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड कंजंक्शंस, ठीक है। द वर्ड्स यूज टू कंबाइन 2 लेटर्स, 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस या फिर 2 क्लोजेस, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, तो उसका आंसर 26 नहीं करना आपने, ठीक है। अल्फाबेट इंग्लिश का एक ही है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हैज ओनली 1 अल्फाबेट।
इस अल्फाबेट के अंदर जो 26 हैं वो 26 क्या होती हैं, ABCD वो लेटर्स होती हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट एक लैंग्वेज का एक ही होता है। ठीक है, फ्रेंच का भी एक अल्फाबेट है, हिंदी का भी एक अल्फाबेट है, स्पेनिश का भी, चाइनीज का भी, जर्मन का भी, सबके एक एक अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट को इंग्लिश अल्फाबेट्स मत बोलना कभी भी। लेटर्स होती हैं, इंग्लिश अल्फाबेट ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स है। ठीक है, तो 2 लेटर्स मैंने जो लिखा ना यहाँ पे, मान लो मुझे ए और बी को ज्वाइन करना है तो मैं कहूंगा ए एंड बी। तो ए और बी 2 लेटर्स कंबाइन होगी ना। जब आप किसी फॉर्म को फिल करते हो ऊपर लिखा होता है राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स नहीं लिखा होता। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स मतलब ABCD जो आप यूज करते हैं। अब कंजंक्शन की एग्जांपल्स पढ़ो। ही क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, उसने बर्तन साफ किए, एंड शी कुक्ड द फूड, एक नया सेंटेंस आपने ऐड किया जिसमें आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को यूज किया, 2 सेंटेंस कनेक्ट हो गए आपस में। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बट लेकिन दे सीम टू बी वेरी पुअर, लगते बड़े गरीब से हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन सेंटेंस में थी तो आपने बट को यूज कर लिया एज अ कंजंक्शन। शी विल नॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाएगी, फिर कंडीशन लगा दी, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है तो वो कहीं नहीं जाएगी, अदरवाइज जाएगी। ठीक है, मतलब कंडीशन भी लगा दी, एक कंडीशन लगा दी तो वो सेंटेंस कंडीशनल बन गया। आई विल श्योरली कॉल यू अप, मैं पक्का तुम्हें फोन करूंगा। देखिए कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना, टू मेक अ फोन कॉल। तो आई श्योरली कॉल यू अप, मैं तुम्हें पक्का फोन करूंगा, जैसे ही, कंडीशन में लगा दी, वंस आई गेट बैक होम, जैसे मैं घर आता हूं। हाँ जी बताइए, इज कंजंक्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंजंक्शंस क्या होते हैं? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, इज दिस क्लियर, यस और नो? कंजंक्शंस के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एरर डिटेक्शन के अंदर। प्लस जब हमें मैथ्स का कॉलम करना होता है सेंटेंसेस का, या फिर सेंटेंस रीअरेंज करने होते हैं, तब भी कंजंक्शंस काफी हेल्पफुल होती है। चलो जी, द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में, दैट इज इंटरजेक्शन। समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे अंदर सडन फीलिंग्स या सडन इमोशंस उठते हैं। या तो बहुत अच्छी न्यूज मिली, उस सरप्राइज के चलते हमारे अंदर सडन फीलिंग्स उठी, हम कहते हैं वाओ। या फिर कुछ ऐसा देख लिया जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, तो आउट ऑफ शॉक हमारे अंदर कुछ इमोशनल फीलिंग्स जो सडनली उठी। या किसी के ऊपर आपको तरस आ गया, किसी को मतलब दर्द में देख के, या उसको नीडी देख के आपको उस पर पिटी आ गई, तरस आ गया। ठीक है, तुम्हारे कुछ सडन फीलिंग्स या इमोशंस जो उठते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज एकदम रुक जाती है, या फिर हमारी आईज बड़ी हो जाती है, हमारे हैंड जेस्चर्स या पोस्टर भी चेंज हो जाते हैं। अब दिखने में तो चीजें पता लग जाती हैं, बट लिखने में कैसे पता लगे? दिख तो जाती हैं, लिखने में कैसे? तो उसके लिए इंग्लिश में कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बना दिए गए कि इन वर्ड्स को पर्टिकुलरली यूज किया जाएगा इन इमोशंस के लिए, इन फीलिंग्स के लिए। जबकि आपसे एग्जामिनर इन बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, पार्ट ऑफ स्पीच जरूर है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। सो द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस ऑफ जॉयफुलनेस, खुशी के, सरप्राइज के, शॉक के, पिटी हो गई, या सैडनेस के। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंटरजेक्शंस बनाई गई हैं जिनको हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ही लिखा जाता है कि आप हैरान हुए थे, पता लग जाए। ठीक है, जैसे कि वाओ दिस इज एन अमेजिंग पिक्चर। अल्लास, अल्लास होता है सैडनेस के लिए, पिटी के लिए, कॉन्डोलेंसेस देने के लिए। अल्लास हिज ओनली सन हैज डाइड इन द एक्सीडेंट। हुर्रा वी हैव वन द मैच। ओ माय गॉड, जब शॉक्ड होते हैं। हाउ यू मैनेज टू डू ऑल दिस, तुमने ये सब कैसे कर लिया? उप्स आई थिंक आई हैव फॉरगॉट टू सेंड द ईमेल, शायद मैं ईमेल ही सेंड करना भूल गया। तो जब भी कोई चीज स्ट्राइक करती है ना, आपको फिजिकली स्ट्राइक करती है या मेंटली स्ट्राइक करती है, तो ये वाली अक्सर उप्स जो है वो एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो ये सब इंटरजेक्शंस है, इनके रिलेटेबल आपसे क्वेश्चंस ये नहीं पूछे जाते कि यहाँ वाओ लगेगा या अल्लास लगेगा, बट हाँ कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन इसमें बन सकता है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। अभी आप लोगों को, आपके सामने एक सेंटेंस है, आपने आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच को, मतलब आपको मुझे बताना है कि हर एक वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, जल्दी से फटाफट टाइप करना शुरू कर दो। मुझे बताओ जो स्टार्टिंग में वर्ड लिखा है अ, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमने 8 अभी पढ़े? यस, दिस इज एन इंटरजेक्शन।
जो किसी एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया। आगे लिखा है द ब्लाइंड बैगर, तो द क्या होता है, ए एंड द क्या होते हैं, वेरी गुड, आर्टिकल। अब वही पैटर्न उठाओ, आर्टिकल फिर दो वर्ड्स आगे, तो ब्लाइंड क्या होगा, ब्लाइंड क्या होगा, ब्लाइंड किसी की डिफॉर्मिटी बता रहा ना वो कैसा है, यस राइट प्रदीप। ब्लाइंड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। तो बैगर क्या हो गया, नाउन हो गया, मतलब बेसिकली वो बैगर है, कॉमन नाउन है, उसी से पता लगा कि मतलब वो कैसा होगा, बैगर मतलब भिखारी है वो, ठीक है, यस गुड। अब आगे है फेल, जैसे हम पढ़ते आए हमेशा से, फोल, फेल, फॉलन, तो ये क्या होती है, उसका एक्शन बता रहे हैं इससे हम कि वो गिर गया, तो ये वर्ब होती है, वर्ब की तो फॉर्म्स होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, तो फेल हो गई वर्ब। अब वो गिरा कहां पे, पोजीशन या प्लेस कौन बता रहा है, इनटू बता रहा है, तो इनटू क्या होगी, यस प्रेपोजिशन। फिर से वही पैटर्न, अ डीप डिच, तो ए तो हो गया आर्टिकल, फिर डीप क्या होगा, कि कहना चाह रहा है डिच जो है ना, गड्ढा है जो, वो डीप है, ठीक है, जो डिच गड्ढा है वो डीप है, तो डीप क्या हुआ, डिच के लिए एडजेक्टिव हो गया, और डिच क्या हो गया, उस प्लेस पर्टिकुलर सिचुएशन का नाम बताया गया, डिच क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इसमें ऐड किया गया एंड लगा के, तो एंड क्या हो गई, कंजंक्शन, जब आपको नया सेंटेंस स्टार्ट करना है तो इट विल बी कॉल्ड कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद बैगर वर्ड रिपीट ना हो इसलिए ही को यूज कर लिया, ही क्या होगा बताओ, ही विल बी व्हाट, यस ही इज अ प्रोनाउन। अब इसमें आगे ना दो वर्ब्स आ रही है, वॉज भी आ रहा है और हर्ट भी आ रही है, हमेशा इस चीज को माइंड में बांध लीजिए, जब भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में दो वर्ब्स एक साथ आएंगी तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट वर्ब होगी हमेशा वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, जो सेकंड वर्ब होगी हमेशा वो क्या होगी, मेन वर्ब, होंगी दोनों वर्ब्स ही, ठीक है। इजंट इट ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लेस, बेसिकली आर एन, डिच होता है गड्ढा, ठीक है, अदरवाइज डिच होती है वर्ब, किसी को धोखा देना, तो ये कह रहा है डीप डिच मतलब गहरा गड्ढा, जिसको पिट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली वो प्लेस है या उस प्लेस के ऊपर जो पर्टिकुलर पार्ट है जो गड्ढा है, ठीक है, उसको कह दिया हमने डिच। तो ही वॉज हर्ट, हर्ट हो गई हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वॉज हो गई हेल्पिंग वर्ब, हर्ट हो गई मेन वर्ब, ठीक है। तो वो हर्ट हुआ, बैगर जो था वो बैड नहीं था, बैगर वॉज नॉट बैड, बैड तो एडजेक्टिव होता है। अब ये साफ कह रहा है कि वो हर्ट हुआ, हर्ट क्या है यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब के साथ क्या लग गया, बैडली एडवर्ब लग गया। वैसे भी आपको पता है कि बैड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ अगर हम एलवाई लगाएंगे तो बैडली विल बिकम एडवर्ब। तो वो हर्ट बुरे तरीके से हुआ, ना कि बैगर बैड था, ठीक है, बैगर वॉज नॉट बैड, ही वॉज हर्ट बैडली। अब देखा जाए तो हमने जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सारे यूज हो गए, ठीक है, बट पॉइंट यही था कि कब किस पार्ट ऑफ स्पीच को किस लहजे से किस प्लेस पे यूज करना है, वही सेंटेंस को एक्चुअल सेंस देता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से रिफॉर्म्ड है, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यूज हो गए अपने राइट प्लेस के अकॉर्डिंगली, राइट मैनर के अंदर, प्लस सेंटेंस मीनिंगफुल और कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट भी बन गया। बताइए जी, सबको क्लियर है ये चीज, और यू हैव एनी डाउट्स इन इट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रदीप को तो क्लियर है जी, बाकी लोगों को क्लियर है? आस्था, अमृत, आर्यन एंड सचिन, सचिन को भी क्लियर है, अमृत को भी क्लियर है, आर्यन, Asa, you didn't reply in the whole class. Is it clear to everything? Is it clear to you? Everything? Yes. Asta, yes. Okay, good. तो आज के क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम होती है बट उनके मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है, स्पेलिंग का डिफरेंस होता है, और कुछ वर्ड्स जिनका हिंदी मीनिंग सेम होता है लेकिन इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंट मीनिंग्स है, ठीक है। तो दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आप लोग जब अपने बैच में जाओगे तो कल तक आप देखोगे उस बैच के अंदर जो ऊपर के क्लोजेस बने हुए हैं, तो यहाँ आपको एक क्लोज मिलेगा स्टडी मटेरियल का, ठीक है। उसके अंदर फोल्डर बना होगा, जैसे कि इंग्लिश का फोल्डर अगर बना है तो जो भी मैं पीपीटी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो पीपीटी आपको वहीं पे मिल जाएगी, और जब कल को हम
टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक की पीपीटीज एक फोल्डर में होंगी और एक फोल्डर में उसकी प्रैक्टिस शीट्स भी होंगी जो आपको क्लास के बाद साथ साथ सॉल्व करनी है। सचिन थैंक्स अ मिलियन, बेसिकली थैंक्स अ मिलियन कह लो, थैंक्स अ बिलियन कह लो, थैंक्स अ बंच कह लो, या थैंक्स अ लॉट कह लो, इन सब का एक ही मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। ये अलग अलग एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, ठीक है। थैंक्स मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ बिलियन, या अ लॉट से मिलन, या इट्स अ काइंड ऑफ जेस्चर। जब आप बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहते हो किसी को तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल क्या होता है, थैंक्स, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तो थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ बिलियन, थैंक्स अ बंच, या फिर थैंक्स अ लॉट। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी जो मैंने आपको बताया ना, बैच में चले जाओगे, जिस दिन आपकी क्लास हुआ करेगी उससे नेक्स्ट डे आपकी रिकॉर्डिंग्स उसमें अपलोड हो जाया करेंगी, ठीक है। जैसे आज आपकी क्लास हुई तो कल 10-11 बजे तक आपकी रिकॉर्डिंग्स वहां पे अपलोड हो जाएंगी। उसमें एक वीडियोस का क्लोज होगा, वीडियोस के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे कि डे 1 का फोल्डर है जिसके ब्रैकेट में डेट भी लिखी हुई है कि डे 1 10 मार्च 2025, तो डे 1 10 मार्च 2025 में कौन कौन सी क्लास हुई वो दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स वहां पे होंगी। थैंक्स अ ट्रिलियन, ओके जी, यू मोस्ट वेलकम। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। जो भी हमने पढ़ी वोकैबुलरी पढ़ी उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रिवाइज कर लेना, और दूसरी चीज जो आपने जीएस में पढ़ा उसको भी रिवाइज साथ साथ, अगर आप 1.5-2 घंटा रिवीजन के लिए देते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक थोड़ा लाइट रहेगा, उसके बाद आपको वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब टॉपिक स्टार्ट होंगे, तो आपका टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको उसके बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास। थर्सडे को क्लास हमारी डे आफ्टर टुमारो। ओके बाय, टेक केयर।